सारे एसलीपीएस वेलनेस फाइटर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा सुनो, ये जो टीम है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट टीम रही है। आज तक मेरे 8 साल के कैरियर में जितना ज्यादा परेशान इस टीम ने किया, किसी ने नहीं किया मुझे। है ना, इंसान सबको भूल सकता है, लेकिन जो परेशान करने वाले उनसे नहीं भूलता है कि नहीं? यस या नो? जितने ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव होने वाले लीडर इस टीम में मुझे मिले, दूसरी टीम आज तक नहीं मिले, है ना। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि इंसान अपनी रिक्वेस्ट भी उसी से करता है जिससे ज्यादा प्यार करता हो, है ना। सबसे पहले तो आप सारे बिहार फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों का कि आप सबने वो कर दिखाया जो आपके अपलाइनों का कभी सपना हुआ करता था। ये स्टेडियम बिहार की सबसे बड़ी स्टेडियम, बिहार की आन बान शान है और इस स्टेडियम को अकेले किसी टीम के द्वारा भर देना अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता है और आज आप सबने मिलकर वो रिकॉर्ड बनाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदि सर ने जब मेरे से बोला था कि सर मैं अकेले एक टीम के माध्यम से बापू सभागार को इस बार सेमिनार से मैं भरने वाला, तो एक टीम वालों मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैं बोला डाउट होता भी बता दे, 2-4 बंदे और बुला लेंगे, 2-4 टीमें और ऐड कर लेंगे। बोला ना सर, हमारे जो डायमंड्स हैं इस बार दृढ़ संकल्पित हैं। अच्छा, मेरी टीम में सबसे जो रॉ और कच्चे डायमंड है, सबसे कम समय के जो डायमंड है, जिनको सबसे कम ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, सबसे कम जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो वही थे जो अभी आज आपके डायमंड बने थे। और उसके बावजूद भी अगर आपने इतना बड़ा कारनामा किया है, अगर आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो मेरे दोस्त मैं सैल्यूट करता हूं आप सबके जज्बात को और आप सबके कार्य प्रणाली को। मुझे लगता है कि आज ये शो अपने आप में एक मिसाल है और अपने आप में इस बात की गवाही देने वाला है कि अभी तो बिहार में ट्रेलर चालू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ट्रेलर में अगर 6 डायमंड रिकॉग्नाइज होते होंगे तो पिक्चर में क्या करोगे? आग लगा दोगे क्या? 100 पार आप कर सकते हो, मतलब मेरे तरफ से डाउट 1% भी नहीं है, आप कर सकते हो। देखो, मुझे मौका मिलता है सबसे लास्ट में बैठने का, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग अब तक चले गए होंगे, आया ना, लेकिन फायदा यह है कि मुझे मौका मिलता है हमेशा क्रीम लोगों से बात करने का। है ना, जो टाइम पास करने के लिए आया था, जो केवल शो एंजॉय करने के लिए आया था, वो मुझे पता है 2-4 घंटे बैठा होगा और निकल के चला गया होगा। यस या नो? एक लीडर बता रहे थे कि सफलता भी उसी के खाते में आती है जिसके लिए खाते में परमात्मा चाहता है, आया ना। तो जो चले गए, समझ लो परमात्मा की ख्वाहिश अभी उनके खाते में सफलता डालने की नहीं थी और आप सब बैठ के उसका मतलब ऊपर वाला चाहता है आप भी सफल हो जाओ। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजा दीजिए। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, 5 से 10 मिनट का टाइम मुझे भी मिला हुआ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और आप सब दूर दूर से आए हुए लोग हैं, आपको रिटर्न भी जाना होगा। मैं ज्यादा बात आपसे नहीं करूंगा, बस कुछ बातें आपसे करूंगा जो मैंने पिछले 8 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, मैं कहीं अलग से नहीं आया हूं, मैं भी आप ही के जैसा हूं। नाम अमित दुबे और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं झारखंड से। मेरा जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि जन्म बिहार में हुआ, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया। तो जन्म से बिहारी हैं और बड़े होने के बाद झारखंडी हो गए, है ना, दोनों मौका मिल गया मुझे। तो अभी मैं रहने वाला पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी आए हुए थे जिनको मैं देख रहा था, वैसे मैं भी स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पिताजी किसान थे और आज भी वो किसानी ही करते हैं। लेकिन
मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि हमें बेसिक सुविधाएं जल्दी नहीं मिलती और बचपन जो होता है बड़ा संघर्षों से भरा होता है, और दूसरा हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इसका कोई मेंटरशिप देने वाला इंसान नहीं होता। शायद मेरी बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई बताने वाला नहीं होता है कि पढ़ाई में क्या पढ़ना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने के बाद कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम नहीं देना चाहिए। ये ड्रॉबैक है मिडिल क्लास में। लेकिन फायदे ये है कि अगर आपने कुछ कर गया तो तुम्हारे वाला पूरे खानदान में कोई होगा नहीं, तुम इकलौते वारिस होगे और तुम इकलौते राज करोगे। ऐसा होता नहीं होता है। और मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं ऊपर वाले को कि भगवान ने मुझे गरीब परिवार में पैदा किया, क्योंकि अमीर परिवार में पैदा किया होता तो शायद मेरा नाम कोई जानता भी नहीं, लोग मेरे बापू के नाम से मुझे जानते। ऊपर वाला को बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब परिवार में पैदा किया, कि मुझे मौका मिला संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपना नाम बनाने का। अमीरी गरीबी से अमीरी अगर चाहो तो आप अमीर बन के मर सकते हो, है ना। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा इस मैटर पे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। तो बचपन में ही एक बात समझ में आ गई थी कि जीवन में जो भी करना है खुद ही करना है, परिवार से कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि परिवार में कोई उतना आगे ग्रो किया हुआ नहीं था। लेकिन पिताजी एक चीज बोलते थे कि बेटा पढ़ो लिखोगे तो जीवन में पढ़ाई लिखाई की बहुत बड़ी ताकत होती, पढ़ो लिखोगे तो कुछ बड़ा काम कर सकते हो। तो वो बात मैंने पिताजी की पकड़ ली और मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करी। मेरा जो स्कूलिंग था नवोदय विद्यालय से हुआ और मैं एक ठीक ठाक स्टूडेंट था। मैं इतना ठीक ठाक जरूर था कि आज तक बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं किसी क्लास में सेकंड नहीं आया, और मेरा रिकॉर्ड था कि जिस क्लास में मैं बैठ जाऊं वहां पे पहले टॉपर का स्थान हमेशा मेरे नाम से रहा है, आज तक रिकॉर्ड रहा है ऊपर वाले का आशीर्वाद। स्टूडेंट में ठीक ठाक था। 12th करने के बाद हमारे यहाँ दो ही बातें बताई गई थी, या तो डॉक्टर बन जाना या तो इंजीनियर बन जाना। ये तीसरा चौथा ऑप्शन तो किसी ने बताया नहीं था, इतनी बड़ी सोच किसी ने दिया ही नहीं था। तो कहीं से सुना था या तो डॉक्टर बनना या तो इंजीनियरिंग बनना। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो पिताजी का प्रेशर था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ले, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लूं। तो मैंने ना पिताजी की बात टाली ना अपनी बात टाली। मैंने 11th 12th क्लास में चारों सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। और कमाल की बात सुनो, पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटा जीवन में कुछ करना है तो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत रहना, उतने पैसे है नहीं मेरे पास, जो करना है तुझे 11th 12th करते करते ही कर जाना है। तो मैंने फिर इंटरनल अपनी तैयारी शुरू कर दी, सोच के साथ कि अगर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता हूं तो मेरी परिवार सेटल हो जाएगी, मेरी जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी, मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और ये वजह थी कि मैं महसूस करता था उस समय कि मुझे कहां तक जाना है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करनी शुरू करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। बहुत अच्छी रैंक मेरी थी, बहुत अच्छी पोजीशन मेरी थी, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट मुझे मिली, और उसी समय ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई। अब कोई ये बोले इस इंडस्ट्री में काम करना किसी की मजबूरी थी, तो मेरे दोस्त मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूं। और यकीन मानो, जिस संस्था जिस कंपनी का पहली बार मुझे प्लान लेके कोई आया था उसने यही बोला था कि प्रोडक्ट नहीं बेचने, जोड़ने हैं। जीवन में एक बार माल खरीदना है, दो जोड़ना और 70 लाख 40 लाख 96,000 रुपए कमाना, ऐसा मोटा मोटी किसी ने मुझे बताया था शुरुआती में। तो मुझे ऐसा ही लगा। और वो कैलकुलेशन बताते हैं ना आपको कि एक साल में 10 लोग लाओ, दूसरे साल में 100 लोग लाओ, तीसरे साल में 1000 हो जाएंगे, चौथे साल में 10,000 हो जाएंगे, लाखों इनकम आ जाएगी, करोड़ों आ जाएंगे, जबकि ऐसा होता तो है नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में हमें भी मोटा मोटी कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो मैं इसलिए आया था डायरेक्ट सेलिंग में। मैं सोचा 5 साल एमबीबीएस करेंगे और 5 साल साथ में पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था कैरियर क्या है। और आज से 5-10 साल पहले जाकर देखो तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई उतना नाम भी नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग इसको वर्ल्ड बोलते हैं, एमएलएम बोलते हैं, ऐसा कोई जानता भी नहीं था। इसमें क्या प्रोडक्ट होता है, कैसे होता है, इतनी कोई जानकारी किसी को थी नहीं। मोटा मोटी उसने बताया बंदे जोड़ने हैं। मुझे लगा इंसान को इंसान ना जोड़ सका तो फिर क्या मतलब है। 5 साल इधर पढ़ाई करेंगे और 5 साल इधर बंदे जोड़ेंगे, 10,000 की टीम बन जाएगी, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना आ जाएगा। बड़ा कमाल का सोच किसी इंसान ने मुझे दिया था। देखो ऐसा होता है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो कोई तुम्हारे साथ गलत भी करने जाए तो वो गलती से अच्छा कर जाता है। ऐसे लो, आपने कहानी सुना होगा कि बड़ा गरीब इंसान था और बड़ा सीधा साधा, कोई भी उसको चेप देता था। एक बार उसके पकड़ में 5,000 रुपए आए, गुरु जी ने बोला जा घड़ा खरीद के ला। वो गया घड़ा खरीदने के लिए, तो एक ठग था
उसने कहीं से धुंधले हुए घड़े निकाले और उसको झूठ सच बोल के 5,000 का घड़ा पकड़ा दिया। अब वो बड़ा उदास था कि यार मैं कुछ बोल नहीं पाया, उसके पास पड़ा रह गया, इसने मुझे 5,000 का घड़ा चिपका दिया। वो बड़े उदास ढंग से आया, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी उसको डांट लगाया, बेवकूफ, तेरे से निठल्ला मैंने देखा नहीं, तो 5,000 का घड़ा क्यों खरीद गया। लेकिन वो घर जाके गुस्से में जैसे घड़ा फेंकता है, उसके ऊपर से ग्लेयर हटती है, 2-4 बार पानी डालता है तो पता चलता है वो सोने का घड़ा था। ऊपर वाले की जब ख्वाहिश होती है तो कचरा घड़ा में सोना निकल जाता है। ऊपर वाला किससे क्या करवाना चाहता है ये किसी को नहीं पता था। शायद परमात्मा मुझे इस इंडस्ट्री में लाना चाहता था, उसकी कोई वजह थी, उसकी कोई पर्पस थी। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया और काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि 5 साल बाद बिजनेस स्टेबल होगा, 2 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीने आएंगे, तो MBBS करके मैं जो पैसे आएंगे उसकी एक हॉस्पिटल खोल दूंगा, बढ़िया अपनी जिंदगी जीऊंगा। बड़ा आसान लगता है शुरुआती दौर में, है ना। तो शुरुआती मेरी जो शुरुआत थी इस इंडस्ट्री में ऐसी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे समय बीतने शुरू हुए, मैंने टाइम गुजारना शुरू किया और आपके जैसे लोग जब इस इंडस्ट्री में हमारे साथ आने शुरू हुए तो मैंने एक अजीब सी फीलिंग महसूस करनी शुरू करी। मैंने देखा कि गलती से ही सही एक बहुत बड़ा महान काम हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने देखा कि गलती से ही सही हम उन हजारों लोगों के सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बन रहे हैं। गलती से ही सही हम लोग उन गरीब लोगों की आंखों में एक आशाओं की किरणें जगा पाने में सक्षम हो रहे हैं। पैसा तो मैं पहले भी कमा सकता था, डायरेक्ट सेलिंग में भी पैसे आते हैं मुझे पता था, लेकिन ये जो पार्ट था, जब मैं अपने डाउनलाइन की आंखों में आंखें डाल के आशाओं को देखता था, मैं जब किसी से बात करता था, किसी की काउंसलिंग करता था और जब उनसे पूछता था कि तू मेरे से क्या चाहता है और वो बोलता था सर बस आपका विश्वास और आपका हाथ चाहिए, तो दिल गदगद हो जाता था। ऐसा लगता था कि यार ये कौन सा काम शुरुआत कर दिया हमने। और ये वजह थी कि मुझे इस काम ने इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित किया। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों ने लूट मचा रखा है। हर गली हर मोहल्ले में एक कंपनियां, डेली एक कंपनियां आ रही है, लोगों के पास आती है, झूठे सच्चे वादे करती है, झूठ सच उनसे पैसे वसूले जाते हैं, लाखों रुपए लगवा दिए जाते हैं और लास्ट में 2 साल 4 साल 5 साल टाइम देने के बाद भी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को 0 डंडा पकड़ा दिया जाता है लास्ट में। मैंने वो आहें देखी थी जब एक इंसान, एक बच्चा मरे हुए सपनों को फिर से जगाता है इस इंडस्ट्री में और 2 साल 3 साल गलत कंपनी के साथ काम करता है, गलत लोगों के साथ काम करता है और बर्बाद हो जाता है, उसकी आस इस इंडस्ट्री से टूटने लग जाती है। और ये वजह थी कि 2000 ईस्वी से लेकर 1995 इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर आई, लेकिन 2000 से लेकर 2010, 2011, 2012, 2015 तक इस इंडस्ट्री की हालत हिंदुस्तान में खराब कर दिया गया। कुछ घटिया लोग थे, कुछ लालची लोग थे, कुछ कमीने लोग थे जिन्होंने मासूम लोगों के विश्वास का फायदा उठाया इस इंडस्ट्री के नाम पर। नो नीड प्रोडक्ट बेच दिए गए, एजुकेशन के नाम पे लोगों से पैसे लूट लिए गए, झूठ सच बोल के लोगों के पैसे लगवा दिए गए। पूरी इंडस्ट्री गंदी हो चुकी थी, पूरे इंडस्ट्री में नकारात्मक भावना फैल चुकी थी, हालत ऐसी हो चुकी थी इस इंडस्ट्री की। एक माँ बाप अपने बच्चे को चपरासी प्यून बनाने के लिए घूस लेके तैयार है 5 लाख रुपया, लेकिन डायरेक्ट सेलर नहीं बनाना चाहता है। ये हालत थी आज से 5-6 साल 8 साल 10 साल पहले। आप जाके किसी से बोलते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी के घर में चोरी करके आया ना। यस या नो? अरे आप सोचो, चपरासी की नौकरी को लोग नौकरी मानते थे, टीचिंग की प्रोफेशन को प्रोफेशन मानते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को कोई प्रोफेशन मानने के लिए तैयार नहीं था। वजह सिर्फ एक चीज थी, लोगों को झूठ बोल के, गलत प्रोडक्ट देके, लालच बता के, पैसे लगवा के उनके साथ ठगी करी गई थी। और वैसे ही वो बातें मैंने महसूस होते हुए देखा इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर। जब मैंने हालत देखे इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे लगा ये बड़ा कचरा इंडस्ट्री, मैं गलत जगह हाथ लगा दिया। मेरा मन किया आउट हो जाता हूं इस इंडस्ट्री से, आउट हो जाता हूं इस इंडस्ट्री से, फिर से पढ़ाई कर लूंगा, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। दिन एक बार फिर पलट के जब मैंने उन लोगों की आंखों में देखा, आदित्य सर, ओम प्रकाश नारायण सर, ज्ञानेंद्र शर्मा सर, अविनाश गुप्ता जी, इन लोगों की जब आंखों में मैंने देखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई इनसे ये बात बोलने के लिए कि यार मैं अभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहूंगा। फिर मैंने ऊपर वाले से पूछा कि परमात्मा क्या चाहता है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हर कोई किसी इंडस्ट्री की बुराई करेगा तो सुधारने का काम कौन करेगा।
हर कोई केवल दोषारोपण करेगा तो लोगों को सफल बनाने का काम कौन करेगा? क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज गलत है तो यकीन मानो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ओरिजिनल कॉपी पड़ी है, तुम्हें बस पता नहीं है। कोई भी चीज का अगर गलत स्वरूप मार्केट में दिखाई दे रहा है, 100% यकीन मानो उसकी ओरिजिनल कॉपी कहीं ना कहीं है। अगर गलत लोग हैं तो अच्छे लोग हैं। और ये भी कमाल की बात है कि ये दुनिया इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ज्यादा लोग अच्छे हैं, गलत लोग कम हैं। लेकिन हम लोग अक्सर गलत लोगों की बात सुन के, डुप्लीकेट चीजों की बातों में आके हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। मैंने एक चीज महसूस किया कि आज हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलर सिर्फ इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उसने मेहनत किया, उसके साथ ठगा गया। मैंने ये सोचना शुरू किया कि आखिर लोगों को ठगा इसलिए क्यों गया? क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन की कमी थी, लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री की समझ की कमी थी। कोई किसी को बताता नहीं था सफलता कैसे आएगी। ऐसे सेमिनार होते थे, लोग स्टेज पे आते थे, करोड़ों कमाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी बातें होती थी। अजीब लगता था मुझे वो स्वरूप। तो मैंने एक कोशिश किया, मैंने ऊपर वाले से बोला कि हे परमात्मा, मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री दिला दे जहां पे झूठ ना बोलना पड़े। मैंने ये रिक्वेस्ट किया, हे ऊपर वाले, कई लोगों का कैरियर तूने मेरे हाथों में लगा दिया है, मैं अब पलट नहीं सकता क्योंकि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यार अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। अगर इंसान हो और इंसान के जीवन का कोई मतलब है तो ऐसा काम करो न सिर्फ तुम्हारा परिवार बल्कि हजारों परिवार तुम्हारे साथ चल सके, ये सोच। और मैंने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट किया कि हे परमात्मा, एक ऐसी इंडस्ट्री मेरे साथ दे जहां पे मैं इन सारे लोगों का करियर जो तबाह और बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने के डायरेक्ट सेलर जो आज परेशान हैं, टाइम देने के बाद भी, सपने देखने के बाद भी भूल की खा रहे हैं, उनकी जीवन को सही करने का मौका मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले को सच्चे दिल से, आप जिसे भी मानते हो, सच्चे दिल से अगर उसको पुकारा जाए तो ऊपर वाला जरूर किसी न किसी रूप में आता है। आया ना? और मेरी भी पुकार काशी महादेव ने सुना और सन 2016 में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मेरे जीवन में आया। इस इंडस्ट्री को मुझे देखने का मौका मिला। जब मेरे पास इस इंडस्ट्री को लेके हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर आए थे तो मेरा कोई सवाल नहीं था, मेरा सिर्फ एक सवाल था कि सर धंधा जो है वो प्रोडक्ट से होता है, बिजनेस प्रोडक्ट से होता है, क्योंकि अगर लोगों को उनकी जरूरत के प्रोडक्ट मिलेंगे, रिजल्ट आएगा, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है जुड़ जाओ, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएंगे। सर ने बोला गारंटी है, टेंशन मत लो। कंपनी के फाउंडर संजीव सर की नीयत बड़ी तगड़ी है, टेंशन मत लो। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि सर आज जो हमारी संस्था ने हमारे प्लान बता के दिए हैं, क्या गारंटी है प्लान रहेगी? बोला तू जिंदा रहेगा तो प्लान रहेगा। और मुझे 4 चीज समझ में आता है इस इंडस्ट्री में। अगर 4 चीज परफेक्ट है तो किसी की कैरियर बन सकती है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट, तीसरा एजुकेशन सिस्टम और चौथा अप्लाइड मेंटर। और ये चारों चीजें मुझे परफेक्ट दिखाई दिया एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। हमने प्रोडक्ट अपने घर में यूज कराया, मेरी मम्मी को डायबिटीज था, तो वहां से रिस्पॉन्स आया, मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने शुरुआत में हमारे जितने भी लोग थे, मैंने उनको एक ही चीज बोला था, धंधा छोड़ो, प्रोडक्ट देखो, अगर रिजल्ट आता है तो अपन काम करेंगे, नहीं आता है तो ठगने का काम अब नहीं करेंगे। और आज आपने एक चीज महसूस किया होगा, यहाँ जितने भी लीडर्स आए, चाहे रंजीत सर हो, अनिल सर हो, सबने एक बात कॉमन बोला, पहले प्रोडक्ट ने उनके घर में रिजल्ट दिया है, तब धंधे ने रिजल्ट दिया। यस या नो? मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान में 6000 से ज्यादा कंपनी काम कर रही है, लेकिन इतना भयंकर रिजल्ट, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर किसी संस्था में मिलता है तो सिर्फ एक ही संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रोडक्ट के रिजल्ट शुरुआत से ही दमदार। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर इनको मान सम्मान क्यों मिल रहा है, क्यों फूल माला बुके से इनका स्वागत हो रहा है, ये क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैंने जीवन में कुछ पाया। मैं बताता हूं क्यों इनको सम्मान दिया जा रहा है, इन लोगों ने क्या किया। मेरे दोस्त, आज जितने भी लोग स्टेज पे आकर रिकॉग्नाइज हुए हैं, ये वो लोग थे जो किसी न किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने हमारे प्रोडक्ट को पहले यूज किया था अपने घरों के समस्याओं के लिए। जो इनकी घर की समस्या थी,
4 साल 5 साल 6 साल से इन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया था, और जब प्रोडक्ट से रिजल्ट आया तब इन्होंने एक मिशन लिया था कि सर हम भी किसी को सही कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग पता है आपको? ये लोग घर घर जाते हैं, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को ये जानकारी दिया जाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, जिस आयुर्वेद को ये दुनिया ये समाज भूल चुका था, उस आयुर्वेद को जन जन तक फैलाने का काम करते हैं। अच्छा काम है गलत काम है? अरे हाथ उठा के बोलो बिहार वालों, अच्छा काम है ना? ये काम करते हैं हमारे ये फाइटर्स। ये जो लोग आज फूलमाला बुके पहन रहे थे मेरे दोस्त, मैं मानता हूं ये पहनने के हकदार हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चलना शुरू करवा दिया जिनके घुटने में दर्द था और बेड से नहीं उठ पा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट ऐसे ऐसे घरों में डाले हैं जिनके घरों में लोगों की शादी किए हुए 15 साल 20 साल 26 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले उस औरत को ताना देते थे। सोचो एक बार सोच के देखो, किसी औरत को जब घर परिवार समाज बांझ बोलता होगा क्या फील आती होगी और कितना दुख होता होगा उस औरत को। सोचो उस फैमिली पे क्या बीतती होगी जब उस परिवार को निसंतान कोई बोलता होगा। अरे मेरे भाई, जहां बाहर मेडिकल साइंस में जाके लोगों ने 20-20 लाख रुपए खर्च किए थे, 40-40 लाख रुपए खर्च किए थे, यही एसएपीएस वेलनेस फाइटर्स, यही फाइटर्स उनके घरों में गए और उन्होंने हमारा गाइनोडॉक थंडर ब्लास्ट दिया। जहां 40 लाख से रिजल्ट नहीं आया था, वहां 4000 के प्रोडक्ट से रिजल्ट आए। ये कमाल किया आप लोगों ने, ये कमाल किया है आप लोगों ने मार्केट में जाकर। मेरे दोस्त, अभी हम देखते हैं कैंसर जैसी बीमारी जहां पे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, ऐसे घरों में हमारे थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट लेके गए हैं आप और वहां से रिजल्ट आया है। हाँ या ना? यस या नो? अभी सर बता रहे थे कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे पिताजी को हार्ट की समस्या थी। अरे मेरे भाई, एक बार किसी को हार्ट अटैक आ जाए और डॉक्टर के चैम्बर में जाके बैठना, जब डॉक्टर बोलता है ना 1 मिनट लेट मत करो, सीधे बाईपास करवा लो। मन करता है रुक जाए, लेकिन दिमाग बोलता है कुछ हो गया तो, ऐसा डर बैठ जाता है लोगों के अंदर। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर पॉकेट में पैसे ना हो, हर परिवार कर्जे लेने के लिए तैयार हो जाता है। पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास फोन लगाने शुरू कर देते हैं, बाईपास कराना भाई साहब कुछ पैसे दे दो। हाँ या ना? यस या नो? और ऐसे बाईपास सर्जरी को हमारे कार्डियोडॉग ने 3-3 महीने के अंदर रोका है। मेरे दोस्त, ये काम करते हैं हमारा। अरे पैसे छोड़ो, इन्होंने बताया कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 50 लाख, इनके पैसों को खत्म करो। सोचो इनके माध्यम से अगर 10 लोगों की भी सेहत सही हुई होगी, 10 लोगों का परिवार भी आज अगर स्वस्थ परिवार के रूप में अपनी जीवन जी रहा होगा, तो मेरे दोस्त मुझे लगता है करोड़ों रुपए उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। आया ना? ये काम है हमारा, ये काम करते हैं हम, ये काम करके ये लोग पैसे कमाए। अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा काम है गलत काम है? अरे जाके मार्केट में देखो, इंसान पैसे कमाने के चक्कर में इंसान को काट रहा है। लोग झूठ बोलते हैं मार्केट के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में, लोग जट मिला के खाने में डाल रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कि 2 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए। गाय भैंस को लोग इंजेक्शन मार देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। और आज हमारे फाइटर्स क्या करते हैं? हमारे फाइटर्स जब एक प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाते हैं, पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, प्रोडक्ट दे रहा हूं, इसके घर में रिजल्ट ला देना। ये नहीं बोलते 500 रुपए दिला देना, क्या बोलते हैं? रिजल्ट ला देना, जो ताकि ये दोबारा भी मुझे बुलाए। हाँ या ना? यस या नो? और वो आशीर्वाद वो दुआओं के साथ बोला जाता है कि अगर दुआओं के साथ किसी को चीनी भी पिला दिया जाए तो अभी डायबिटीज में रिजल्ट आ जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि दवा से ज्यादा ताकत दुआओं में होती है। और हमारे सारे फाइटर्स किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो दुआओं के साथ प्रोडक्ट देते हैं। ये काम कर रहे हो मेरे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 रुपए भी हम ना कमाए एसएपीएस वेलनेस के अंदर, और भगवान ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है उस इंसान को अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो सुकून से जाएगा, हे परमात्मा कुछ अच्छा काम करके तेरे पास आ रहा हूं। ये काम है हमारा, ये काम है हमारा। इस काम को करके ये लोग मार्केट के अंदर पैसा कमा रहे हैं। लोग बोलते थे कि सर बिहार में यह बिजनेस नहीं चलेगा,
मैंने बोला क्यों? बोला सर यहाँ फ्रॉड करने वाले लोग ज्यादा हैं। मुझे ऐसा बोलते हैं, सर बिहार में नहीं चल सकता, यहाँ पे तो भाई बड़ी दिक्कत है, दूल्हे को उठा के लोग घर में ले आके शादी करके तब छोड़ते हैं घर में। ऐसे ऐसे कांड मैं सुनता हूँ। अब सच्चाई क्या मैं नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे कांड यहाँ होते हैं, है ना। जितना ज्यादा मारा मारी, गोली बंदूक, मर्डर केसेस ऐसे बिहार में आने से पुलिस वाला भी डरता है, सब जगह ट्रांसफर कर दो, बिहार में मत करना। इतना खतरनाक प्रदेश है। लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे धंधा नहीं चलेगा, यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, गलत कंपनियों ने लाके यहाँ पे धंधा खराब कर दिया है। लेकिन मुझे पता था, डरता वही है जिसका दिल अच्छा होता है। आया ना, लोगों की गलत भावना है क्योंकि लोगों के साथ गलत किया गया है। अब जाहिर सी बात है, किसी के साथ गलत होगा तो गुस्सा तो होगा ना, क्रोध तो होगा ना उसके अंदर। हमने और हमारी पूरी टीम जो सीनियर लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। सिर्फ आपसे एक चीज बोला था, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड सी योर एक्सपीरियंस। यही 3 काम करवाया है। प्रोडक्ट बोला यूज करो, अगर रिजल्ट आता है तो बताओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद मैं 100% कंफर्म बोल रहा हूं। अभी तो मैंने कुछ लोगों को सुना कि आपने आज जहां जहां भी प्रोडक्ट दिए होंगे, रिजल्ट जरूर आए होंगे, क्योंकि SCAPS के प्रोडक्ट नेक नियत से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। इस दुनिया की पहली सक्सेस है हेल्थ, और वो हम पूरी दुनिया को देने का काम करते हैं। और दूसरी सक्सेस है वेल्थ, पैसा कमाना भी बड़ा जरूरी है। आज जब हम देखते हैं कि बिहार के लोग हिंदुस्तान के हर गली में मिलते हैं, हर शहरों में मिलते हैं, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हर जगह बिहार के लोग मिलेंगे आपको, हर जगह। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग ना रहे तो बाकी जगहों के लोगों का ना जीवन रहन सहन कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये ताकत है बिहार के अंदर। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर IAS IPS अगर कोई प्रदेश प्रोड्यूस करता है माय डियर फ्रेंड, तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। जोरदार तालियां। पूरे हिंदुस्तान का सबसे शार्प माइंड अगर कोई प्रोड्यूस करता है माय डियर फ्रेंड, तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये एक बिहारी हजारों पे भारी कहावत ऐसी नहीं है, इसलिए बनाया गया है। इस दुनिया के अंदर सबसे टैलेंटेड लोग अगर किसी धरती के अंदर जन्म लेते हैं, किसी मिट्टी के अंदर पैदा लेते हैं, तो उस मिट्टी का नाम है बिहार। आया ना? यस या नो? यस या नो? लेकिन बड़ा दुख होता है ये सुनने के बाद कि बिहार के लोग बाहर जाके पूरे देश को संभाल तो रहे हैं, लेकिन बाहर जो जाते हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बेबस होके जाते हैं, परिवार को छोड़ के जाते हैं, 5,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं। और हालत ऐसी है, आप जाओ कभी दिल्ली मुंबई में जाके देखो, 90% हमारे घर के बच्चे, हमारे घर परिवार के सदस्य के लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बेचारे सड़क पे अपना दिन गुजार रहे हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। अरे जो इंसान दूसरों का महल खड़ा कर सकता है, अगर उस इंसान को मौका मिले तो अपने लिए यार राजमहल खड़ा कर देगा। आया ना? यस या नो? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है रोजगार की कमी। हर बार जब चुनाव आता है, हर पॉलिटिशियन जब आपके पास आता है, इस मुद्दे को जरूर उठाया जाता है। हर बार रोजगार देंगे, आया ना? बिहार में स्वरोजगार लाएंगे, बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं। और हम सब खुश होकर जाकर उनको चुनाव में वोट दे देते हैं, जिता देते हैं। और पिछले 35 साल से यही चलता आया है। हम सोचते हैं अब जिंदगी बदलेगी, अब जिंदगी बदलेगी, लेकिन अभी तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। आया ना? क्यों? क्योंकि हम आज तक दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते आए हैं, खुद पे आज तक भरोसा नहीं किया हमने। अरे बेरोजगारी क्यों है? बाहर क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। मुद्दा में ये है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है बड़ी बड़ी, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से जब परिवार चलाने की बात आती है तो मजबूर होता है हमारे यहाँ का युवा बाहर जाके मजदूरी करने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मौका नहीं है। टैलेंट होते हुए भी, आज ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे यहाँ के बेरोजगार हो जा रहे हैं युवा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया उनको।
मौके नहीं दिए गए। अगर मौका दिया होता तो हर बिहारी प्रूफ कर देता कि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन मौके नहीं दिए गए। सिर्फ एक चीज की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौके नहीं मिले। माय डियर फ्रेंड, एससीपीएस वेलनेस आप सबको एक मौका देता है। आगाज करो पूरे बिहार के अंदर, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम आयुर्वेद को प्रमोट करो, तुम लोगों की सेहत को सही करो, एससीपीएस वेलनेस के साथ कदम से कदम मिला के काम करो। 70 करोड़ की इनकम एससीपीएस का प्लान तुम्हारे घरों में देंगे। और आज जो ये समा, ये माहौल आप सबने देखा है, वो इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि जो काम करेगा वो करोड़ों में कमा सकता है एससीपीएस वेलनेस के अंदर। अब मुझे नहीं पता आप बैठ के यहां क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं बैठा इस हॉल में बैठ के पिछले 4 घंटे से आपने क्या देखा है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहां डांस शो पसंद आ रहा होगा। कई लोगों को मैंने देखा बाहर भाग रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे भोजपुरी आया अंदर लाके बैठ गए चिपक के, क्योंकि अक्सर हमारा फोकस उन बातों पे नहीं होता जो हमारी जिंदगी में बदलाव करने वाला होता है। आज देखिए बिहार के अंदर हर गांव के चौपाल पे सांसद भवन बना हुआ है। लोग बिना मतलब के बैठ के डिस्कशन करने में लगते हैं, मोदी जी से देश चल रहा है नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार जी देश चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। अरे तुम अपना घर चला सकते हो नहीं चला सकते, इस बात का अगर चिंतन कर लो तो तुम्हारे हाथ में एससीपीएस वेलनेस है, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच को बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो सोच थोड़ा गड़बड़ तरीके से हमारे पास चल रहा है। कमी किस चीज की है पूरे प्रदेश के अंदर? अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म की। यस या नो? मुझे एक चीज बताइए, जो काम हम लोग कर रहे हैं अच्छा काम है गलत काम है? अरे आप बता के बोलो। अच्छा काम। अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा काम है ना। आज हेल्थ की जरूरत हर एक इंसान को है या नहीं है? आज पैसे कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हर एक इंसान को है या नहीं है? वही दोनों काम तो हम कर रहे हैं दोस्त, यही दोनों चीज तो हमें लोगों को देना है। आप मुझे बताइए कौन हमारे साथ आना चाहेगा और कौन हमारे साथ नहीं आना चाहेगा? सब लोग आना चाहेंगे, बस इस बात को बताने का दम आपके अंदर होना चाहिए। मेरे दोस्त यहां बैठे बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे यार मेरे जानने वाले में तो पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सोचो अगर यही बात आदित्य सर ने सोच लिया होता तो क्या आज ये हॉल भरता? क्या? नहीं भरता मेरे दोस्त। सोचो अगर यही बात अनिल सर ने अगर सोच लिया होता तो 1.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के कभी आते क्या? सोचो अगर यही बात रंजीत जी ने सोच लिया होता तो क्या 2 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आते क्या? सोचो जो आज बैठ के आप सोच रहे हो पता नहीं कौन आएगा कि नहीं आएगा। दिक्कत यह है मेरे दोस्त कि हम शुरुआत करने से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच बड़ी छोटी है। हमारे सोच को बचपन से ही जवाब दबा दिया गया है। हमें कभी ना बड़ा बनने की सोच दी गई है। मुझे पता है ये वही बिहार है जहां पे सब बात होती थी इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे, तो यहाँ के पॉलिटिशियन बोला करते थे धर्मपूर्वक इलेक्ट्रिसिटी का क्या करोगे? वाइफ से झगड़ा होगा जाके पकड़ जाएगी वायर, मर जाएगी, उससे बढ़िया लालटेन जलाओ लालटेन। और हम खुश होकर तालियां बजाते थे। हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? वो सोच को शुरू से ही दबाया गया और लोग बोलते हैं किसी दूसरे इंसान ने दबाया। नहीं, हम लोगों ने दबाया। हम लोगों ने कभी अपनी सोच को बड़ा नहीं होने दिया। अरे आप वही लोग हो जो डेली रात को खाना खाने के बाद अपनी बिस्तरों पे सोते हैं नहीं सोते हैं? मुझे कोई बता दो क्या कभी सोचा आपने नींद कैसे आती है? क्या कभी सोचा नींद कैसे आती है? डेली सो रहे हो ना 20 साल 30 साल से, क्या कभी सोचा आपने नींद कैसे आती है? एक बार महसूस करो खुद को। रात को बिस्तर में जाने से पहले हम कुछ नहीं करते, एक सोच माइंड में डालते हैं, चलो अब सोते हैं। नींद आ जाती नहीं आ जाती? हाँ या ना? किया क्या? सोने से पहले एक सोच डाला, सो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी भोर में ट्रेन पकड़ने के लिए गए हैं कहीं? रेज योर हैंड। गए हैं? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी 3:30 बजे की ट्रेन होगी, आपने 3 बजे का अलार्म लगाया होगा और अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल गई होगी। कितने लोगों के साथ हुआ है? सच बताना, हुआ है ऐसा? अरे मेरे भाई सोचो एक बार, क्या ताकत है आपके अंदर। सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है। ना अलार्म बजा ना अंदर कोई घड़ी फिट है, आप जगे कैसे थे? कौन जगाया था आपको? बोलिए, कौन जगाया था आपको? सोच। जब आपकी एक सोच जो 6 घंटा पहले सोने से पहले डाली गई थी,
मुर्दे जैसे शरीर को जगा सकता है। सोच के देखो, एक बार सोच डाल दो कि मुझे भी एसकेपीएस वेलनेस में ब्रांड एम्बेसडर बनना है, क्या आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता? मैंने देखा है सोच की ताकत मेरे दोस्त। जब सावन का महीना आता है, अभी आएगा 1 महीने बाद, ऐसे ऐसे लड़के जो शायद 1 किलोमीटर पैदल सब्जी खरीदने नहीं जाते, 150 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देते हैं भोले बाबा का नाम लेके, बोल बम बोलते हुए। कौन कराता है आपसे इतना बड़ा सफर? कौन कराता है? सोचो एक बार, कौन कराता है आपसे इतना बड़ा काम? लोग बोलते हैं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सच बताना, कितने लोग भगवान के दर्शन हुए? सावन के महीने में तो शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, भगवान की बात छोड़ दो, फिर भी जाते हैं नहीं जाते हैं? यस या नो? बोलते आस्था में ताकत है मेरे दोस्त। आस्था की ताकत बाद में आती है, दर्शन के बाद, लेकिन उससे पहले ताकत आपकी सोच में आती है। आप सब सावन के महीने में जब आप कांवर उठाते हैं, सोच डालते हैं मुझे 150 किलोमीटर चलना है। अगर एक सोच बिना थके इसी शरीर को 150 किलोमीटर चला सकता है, सोचो जिस दिन सोच डाल दिया कि मुझे डायमंड बनना है, 3 साल बिना थके काम नहीं करवा सकता। हाँ जी, तो प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम किसकी है? ये बात सबके समझ में आ रहा होगा कि यार इतने लोग लगा के लाखों रुपए कमा लिए तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जैसे सोचा चलो 16,000 निकाल के पैसा दे के काम की शुरुआत करते हैं, एक दिमाग में कचरा आता है, नहीं हुआ तो। ऐसी होता है ना, दिमाग में आ जाता है नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं हुआ तो क्या? तुम कौन से अंबानी के बेटे हो कि सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? कौन से हम करोड़ों रुपए डाल रहे हैं? मेरे तो डरता वो है जिसके आगे पीछे कोई बहुत बड़ा बैकअप। हम तो गड्ढे से उठे लोग हैं, परमात्मा ज्यादा क्या करेगा? फिर गड्ढे में डालेगा, फिर उठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है और जीवन में पैसे वाला बनना है मेरे दोस्त, जीवन में अगर अमीर बनना है, तो आज के बाद अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो। क्योंकि मुझे पता है हमारे एरिया में हमारे अपने लोग हमारी सोच का गला घोटते हैं, दमन करते हैं। हम लोग जब भी कभी अपने परिवार में बोलते हैं कि मैं ऑडी खरीदूंगा, जैगवार खरीदूंगा, तुम्हारा बापू सबसे पहले तुम्हारा गला काटेगा। जरा पढ़ ले, नालायक कहीं का, जैगवार खरीदेगा। शकल देखा है तू अपना? ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ या ना? यस या नो? यस।